और भी कुछ पैनलिस्ट का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आई होप दे विल जॉइन अस सून, बट फॉर नाउ मैं अब कन्हैया कुमार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी बात को आगे रखें। सबसे पहले आप तमाम लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं और जो पत्रकार लोग हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो आप तमाम लोग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे ख्याल से हमसे पहले जो दो वक्ता हैं, उन्होंने डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ इस पे एक पक्ष रखना चाहता हूं, वो ये है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, विश्वविद्यालयों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई नया मामला नहीं है तो पुराना कोई मामला निकाल करके पुराने केसेस में किस तरीके से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह बिल्कुल साफ है। आज जो बिहार की अखबार में खबर आई है, दो दर्दनाक घटना वहां हुई है। मोकामा में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया है और बेगूसराय में एक मासूम के साथ उसके ही चाचा के द्वारा बलात्कार किया गया है। ये दो घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस इनके ऊपर गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। ऑलरेडी जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो खूनी थे, जो मर्डरर थे, जिनके ऊपर डकैती का आरोप था, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस देश की संपदा को लूटा है, उन तमाम लोगों को रिहा किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, उनको ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि देश की परिस्थिति ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई की चिंता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। जिनको नौकरी मिली हुई थी उनकी नौकरियां छूट रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऑलरेडी समाज जो है एक एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। लेकिन लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, कोई ये ना पूछ सके कि भाई कैसा ट्रेन चला रहे हैं, जाना है गोरखपुर पहुंच जा रहा है उड़ीसा। आप कह रहे हैं कि लोगों को पटरियों पे नहीं चलना चाहिए, पटरी पे सो गए इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ट्रेन से आ रहे थे, जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना था, वो ट्रेन जो है 110 घंटे में पहुंची और उसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। कोई ये ना सवाल खड़ा कर सके कि आज भोपाल में पीपीई किट पहनने के चलते 5 स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली बजाए थे तमाम लोग। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों पर देश का नजर ना हो। और ये विद्यार्थी जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। ये सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए जो जरूरी चीज है उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। एक एक करके लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन का फायदा उठा करके विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों पे हमले हो रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये सरकार हम लोगों को अंग्रेजों की याद दिला रही है। और इस देश में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, उनको खास करके इसलिए टारगेट किया गया है कि इसमें एक तीर से दो शिकार किया जाए। एक तो सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनसे बदला भी निकाला जा सके, सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को ये मैसेज जाएगा कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। ये साजिश के तहत ये तमाम काम की जा रही है। हमको लगता है कि लॉकडाउन अपनी जगह पे है, कोरोना महामारी अपनी जगह पे है, इससे हम लोगों को निपटना है। लेकिन इस तरीके पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नए तकनीक के माध्यम से, नए तरीके से हम लोग अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार तक भी हम लोग अपनी किस तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये हमारा पहला कदम है। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। कल को अगर सरकार लॉकडाउन की आड़ में बदले की राजनीति अगर नहीं खत्म करती है
जो हमले किए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों पे और विद्यार्थियों के ऊपर, सामाजिक और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर इस पे ये रोक नहीं लगाते हैं तो मजबूरन नए तरीके से लॉकडाउन और कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रतिबंध हैं, उसको मानते हुए हमको अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जामिया और एएमयू का खास करके जिस तरह से उसको टारगेट किया गया है, कि आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की खास करके एक सेलेक्टिव टारगेटिंग है, और जिस तरह से कोरोना शुरू होने के बाद भी कोरोना जिहाद और फिर जामिया के स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उनको दिल्ली वायलेंस का दोषी बताने की कोशिश की है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार पर्टिकुलरली मुसलमानों को चुन के टारगेटिंग कर रही है क्योंकि वो इजी विक्टिम्स है? कन्हैया कुमार। जिस साथी ने भी ये सवाल पूछा है, कई साथियों की तरफ से असल में हाँ, मैंने जोड़ करके एक सवाल बना दिया उसको। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो पूछा गया है उससे संबंध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा, अपने भाषण में कहा कि आपदा को अवसर के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ये अवसर इस रूप में देखना चाहिए था कि देश में और रोजगार कैसे पैदा किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, हम आत्मनिर्भर अपने उत्पादनों में कैसे बने। लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं शायद उसको गलत तरीके से ले लिए। वो अवसर को इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जाए। जहां तक सवाल है स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो इस संबंध में मैं ये कह दूं कि जो व्यवस्था आज हमारे सत्ता पे काबिज है, उसकी शुरू से ही एक पहल रही है कि समाज को कैसे धर्म के नाम पे बांटा जाए। और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है। दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हो गया था कि कैसे भारतीय समाज को धर्म के आधार पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। और मैं समझता हूं कि उसका जो बीजारोपण किया गया था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और आज जब ये सत्ता में आ गए हैं तो ये उसका फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार जो नैरेटिव इस देश में घूम घूम करके चलता है, वो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारत के विरोध करने वाले लोगों को करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल इस देश के भीतर ही एक इंटरनल इनमी खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो मान लीजिए बंटवारा होकर के भारत से अलग होकर के चला गया, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके टोले में कैसे एक पाकिस्तान खड़ा किया जाए, कैसे साथ में जो खेलने वाले लोग हैं, जो एक साथ ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए, एक साथ ही उनका व्यवसाय चलता है, उनकी दुकानें चलती हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए। और ये धर्म के आधार पे टारगेटिंग इसलिए होती है कि जब जब देश धर्म के बहस में उलझा रहेगा तो फिर लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर इस देश में जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे क्यों खर्च किया जाता है, आखिर इस देश में जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च किया जाता है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, क्यों जो हमारे मजदूर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाते हैं, उनको आज रोटी नहीं मिल रही है। उनको सपना दिखाया गया था कि भाई आपको बुलेट ट्रेन देंगे, और वो अच्छे दिन के वादे में वोट भी किए थे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण जनरल ट्रेन उनको नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन मिल रही है उसको पहुंचना था गोरखपुर, वो पहुंच जाता है कहीं और। एक अंग्रेजी हिंदी गाना है कि पहुंचना था जापान पहुंच गए चीन। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है जिसको हम कहते हैं बुनियादी सवाल से लोगों को गुमराह करना, उसके तहत ये टारगेटिंग की जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। अब देखिए कि उसका अगला शब्द क्या होता है, जिहादी, नक्सली, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? मुसलमानों को शामिल किया जाता है, दलितों को शामिल किया जाता है, इस देश के भीतर जो मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश में न्याय और बराबरी की आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, भाई ये लोग प्रो मुस्लिम हैं, भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं। इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया गया है
कि जो चाल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रची गई थी, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं और सब लोगों को ये नोट करना चाहिए कि भारत का जब विभाजन हुआ उसका समर्थन हिंदू महासभा भी कर रही थी और मुस्लिम लीग भी कर रहा था। और मुस्लिम लीग के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो गांधी को समर्थन करने वाले लोग थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्थन करने वाले लोग थे, जो इस देश में कहते थे कि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिल करके साथ रहेंगे, वो लोग यहाँ रुके थे। और आज उनको इस देश में रुकने की सजा दी जा रही है। बार बार उनसे इस देश का नागरिक होने का कभी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कभी उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र माना जाता है, और ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम थोड़ा मुसलमान सा लगे देखने में, उनको आतंकवादियों का अड्डा बताया जा सके, और उनके हक के लिए जो यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे जेएनयू खड़ा हो, चाहे एचसीयू खड़ा हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा हो, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस टुकड़े टुकड़े गैंग के फ्रेमवर्क में डाला जा सके और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हमेशा गुमराह